गुड मॉर्निंग। आवाज आ रही है आप लोगों को मेरी? यस सर। देखो तो अपने लास्ट क्लास में स्लोप का फॉर्मूला तो उससे पहले ही देख लिया था, y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1। उसके बाद अपने नेक्स्ट क्लास में देखा था कि अगर दो लाइन पैरेलल है तो उनकी स्लोप में क्या रिलेशन होता है। तब अपन ने देखा कि अगर दो लाइन पैरेलल है तो उनकी स्लोप इक्वल होगी, m1 इक्वल टू m2, और उल्टा भी है, वाइस वर्सा है कि अगर स्लोप इक्वल है तो लाइन पैरेलल होगी डेफिनेटली। दूसरी चीज उसके बाद में अपन ने देखा कि अगर दो लाइन परपेंडिकुलर है तो उनकी जो स्लोप है वो एक दूसरे की नेगेटिव रेसिप्रोकल होती है। m1 m2 या प्रोडक्ट जो है वो -1 होता है, m1 m2 इक्वल टू -1 होता है। कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलरिटी और पैरेललिज्म अपन ने देखा था। इसके बाद में अपन दो लाइन की अगर अपने को स्लोप दे रखी हो तो उनके बीच में जो एंगल है वो निकाल सकते हैं क्या, इसके बारे में देखेंगे, उसका फॉर्मूला देखेंगे। उससे पहले पहले फॉर्मूला देख लेते हैं, फिर क्वेश्चन एक साथ ही करेंगे। एंगल बिटवीन टू लाइन्स, आज का अपना जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा एंगल बिटवीन टू लाइन्स। अगर दो लाइन की स्लोप दे रखी हो तो क्या उनके बीच का एंगल अपन निकाल पाते हैं, इसको समझेंगे। एंगल बिटवीन टू लाइन्स देखो या दो लाइन बना देता हूं, L1 L2, इस बार जो है वो ऑब्वियसली कोई और एंगल होगा। ये है अपनी लाइन L1 और ये लाइन है L2। परपेंडिकुलर नहीं बनाते, कोई और एंगल पे ही बनाते थे। ये लाइन है L2, एक लाइन है L1, एक लाइन है L2। इन्होंने जो एंगल बनाए हैं यहाँ पे, ये वाला एंगल α1 है, और दूसरी लाइन ने जो एंगल बनाया है पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ वो वाला एंगल α2 है। याद रखिए ये α2 जो वो 90 नहीं है, नॉन वर्टिकल लाइन के लिए अपन बात करते हैं, है ना। अगर आपको दिख रहा हो तो ऐसा है, ये वाली जो लाइन है α2 वो α2 90 डिग्री नहीं है, परपेंडिकुलर ये वर्टिकल लाइन नहीं है। वर्टिकल लाइन के लिए स्लोप नॉट डिफाइंड होती है। तो ये एंगल है α1 α2, इन दोनों के बीच में कितने एंगल बन रहे हैं? देखो इन दोनों लाइन के बीच में दो पेयर बन रहे हैं, दो पेयर बन रहे हैं, टू पेयर्स ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। देखो एक तो वर्टिकली अपोजिट एंगल का ये वाला पेयर है जिसमें ये दोनों इक्वल है, और ये वाले वर्टिकल अपोजिट एंगल ये दोनों है, ठीक है ना। तो दो पेयर बन रहे हैं यहाँ पे वर्टिकली अपोजिट एंगल के। बोलो भाई, जितना यस एंगल सर। ये है लाइन के बीच में उतना ये वाला भी होगा, और जितना ये है उतना भी ये वाला ही होगा। तो अल्टीमेटली अगर अपने को एक चीज मान लो, ये वाला एंगल निकाल दूं मैं इन लाइन के बीच में तो ये वाला भी मिल जाएगा, और अगर ये वाला निकाल दूं तो ये वाला भी मिल जाएगा। तो ये जो चार एंगल दिख रहे हैं ना अपने को, 1 2 3 4, ये चारों अलग से निकालने की जरूरत नहीं है अपने को। अगर अपन कोई भी दो एंगल निकाल ले, कोई भी दो मतलब ये वाले दो जो लीनियर एंगल है, कोई भी दो लीनियर एंगल निकाल रहे, ये वाले दो निकाल दो, 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 तो बाकी बाकी के दो एंगल मिल जाएंगे, इक्वली होते हैं वर्टिकली अपोजिट के हिसाब से, ठीक है ना। तो अब एक बात समझो, एक बात समझो यहाँ पे, अपन ये मान लेते हैं कि अच्छा अलग जो होंगे, ये वाला एंगल को मैं मान लेता हूँ थीटा, और ये वाला जो दूसरा एंगल है इसको मान लेता हूँ मैं फाई। तो यहाँ पे थीटा प्लस फाई जो है इनका सम कितना हो जाएगा, बोलो। 180 डिग्री। 180 हो जाएगा, लीनियर पेयर बन रहा है ना, लीनियर पेयर बन रहा है। ये वाले भी, इन दोनों का सम भी 180 होता है, इन दोनों का सम भी 180 होता है, इन दोनों का सम भी 180 होता है। और जो बाकी अल्टरनेट है एक दूसरे को छोड़ के जो बन रहे हैं ना, वो एक दूसरे के वर्टिकली अपोजिट है, तो डायरेक्ट इक्वल हो जाएगी। अब अपने को थीटा और फाई की वैल्यू निकालनी है यहाँ से।
तो यहाँ पे लिख देता हूँ कुछ डेटा, लेट L1 L2 are two non-vertical lines which have inclinations of alpha 1 and alpha 2 respectively, अगर एंगल ये है, therefore जो स्लोप है m1 वो कितनी हो जाएगी, L1 की स्लोप कितनी हो जाएगी, बोलो। 10 alpha 1. ये तो हो जाएगी 10 अल्फा 1 और ये वाली हो जाएगी 10 अल्फा 2। तो इसका मतलब अपने को अब इनकी हेल्प से m1 m2 के टर्म में अपने को थीटा और फाई की वैल्यू निकालनी है, ठीक है ना। तो अपन थीटा के ऊपर फोकस करते हैं, यानी कि दो तरीके के एंगल बनेंगे, लेकिन ये तो बात पक्की है कि एक जो एंगल बनेगा, एक एंगल तो एक्यूट एंगल होगा और एक ऑब्ट्यूज एंगल होगा। दोनों में से कहीं पे भी मान लो लाइन इंटरसेक्ट करेगी तो जो दो मतलब एक्चुअली तो चार एंगल बन रहे हैं, दो पेयर बन रहे हैं वर्टिकली अपोजिट के, लेकिन अपन जो एडजस्टेंट एंगल बनेंगे ना, किन्हीं भी दो एडजस्टेंट एंगल को पकड़ लो, इन दोनों को पकड़ लो, इन दोनों को पकड़ लो, इन दोनों को पकड़ लो या इन दोनों को पकड़ लो, तो ये सारे के सारे लीनियर पेयर फॉर्म कर रहे हैं। कोई भी दो एडजस्टेंट एंगल जो बन रहे हैं यहाँ पे इस वाले पॉइंट पे, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे, वो आपस में क्या कर रहे हैं, लीनियर पेयर फॉर्म कर रहे हैं, उनका समझो वो 180 होगा। और दूसरी चीज अपने को ये भी पता है कि एक एंगल तो इनमें से एक्यूट होगा और एक ऑब्ट्यूस होगा, यहाँ पे ये वाला एक्यूट है, यहाँ पे ये वाला ऑब्ट्यूस है, ठीक है ना। तो एक्यूट एंगल और ऑब्ट्यूस एंगल का अपने को पता चल जाएगा। अब अपन थीटा की वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं। देखो जो अपन ने पिछली क्लास में यूज किया था वही वाला, ये अल्फा 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, अगर इसमें अपन एक्सटीरियर एंगल थ्योरम लगाएं तो अल्फा 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, Theta plus alpha 1. थीटा प्लस अल्फा 1 हो जाएगा ना। यहाँ पे अल्फा 2 इक्वल टू डायरेक्ट बात, सारी चीजें नहीं लिख रहे अपन की, ये ट्राइंगल है, ये वाला एंगल बन रहा है, वो तो आपको फिगर से दिख ही रहा है उधर। अल्फा 2 इक्वल टू थीटा प्लस अल्फा 1 हो रहा है, ठीक है ना। ये कैसे आया, एक्सटीरियर एंगल थ्योरम से है, एक्सटीरियर एंगल थ्योरम ऑफ ए ट्राइंगल, ये आ गया। तो यहां से थीटा की वैल्यू निकाल सकते हो तुम, अल्फा 2 माइनस अल्फा 1, यहां से ये आ जाएगा थीटा इक्वल टू अल्फा 2 माइनस अल्फा 1, ठीक है ना। यहां तक कोई डाउट है किसी को? नो सर। अब क्योंकि स्लोप होती है 10 के फॉर्म में, यानी कि इनका जब टेंजेंट आएगा मेरे पास में, कि 10 अल्फा 2 को मैं m2 बोलता हूँ और 10 अल्फा 1 को मैं m1 बोलता हूँ, तो मैं इनको स्लोप के फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहता हूँ, तो दोनों तरफ टेंजेंट ले लेता हूँ, है ना। टेकिंग टेंजेंट ऑन बोथ द साइड, तो ये हो जाएगा 10 थीटा इज इक्वल टू 10 अल्फा 2 माइनस अल्फा 1। अगर दो एंगल ही इक्वल है तो उनके टेंजेंट तो इक्वल होंगे ही सही। अगर टेंजेंट इक्वल है, एंगल इक्वल होना नहीं होना डिपेंड करता है कि फंक्शन पे और किस रेंज की बात कर रहा है वो, ये वाली चीज मैंने बाद में बताई थी आपको ना, कि 10 अल्फा 1 इक्वल टू 10 अल्फा 2 है, तो अल्फा 1 अल्फा 2 इक्वल होंगे या नहीं होंगे, ये वाली चीज डिपेंड करती है कि किस चीज के लिए, किस रेंज के लिए पूछ रहा है, 0 से 180 के लिए पूछ रहा है या 0 से 360 के लिए पूछ रहा है, ठीक है ना। तो ये वाली चीज तो होगी। अब इधर फॉर्मूला लगा सकता हूं मैं a माइनस बी का, 10 a माइनस बी का फॉर्मूला लगा सकता हूं, यहाँ पे फॉर्मूला लगा दो, यहाँ पे 10 a माइनस बी का। तो ये जो एंगल मेरे को पूछा था 10 थीटा, वो एंगल में निकाल सकता हूँ, उसका टेंजेंट निकाल सकता हूँ एक्चुअली, थीटा तो ये आ जाएगा, तो क्या होता है 10 a माइनस 10 b का फॉर्मूला, 10 a माइनस 10 a माइनस b का 10 फॉर्मूला a क्या होता है, minus 10 alpha बोलो। 2 minus 10 alpha a हाँ upon 1 plus 10 alpha 2 10 a into माइनस 10 10 b alpha. अपॉन 1 प्लस 10 a 10 b होता है ना, 10 a माइनस 10 b अपॉन 1 प्लस 10 a 10 b, यानी कि हो जाएगा 10 अल्फा 2 माइनस 10 अल्फा 1 अपॉन 1 माइनस 10 अल्फा 2 10 अल्फा 1, और ये जो 10 अल्फा 2 लिखा हुआ है इसकी जगह आप m2 और 10 अल्फा 1 लिखा हुआ है वहां की जगह आप m1 लिख सकते हो, तो आपके पास में वो एंगल थीटा मिल जाएगा। ये हो जाएगा m2 माइनस m1 अपॉन 1 माइनस m2 m1, यानी कि उस एंगल के लिए आपको एक फॉर्मूला पता चल गया।
ठीक है ना, आ गई बात समझ में? सर नीचे प्लस आएगा वहां पे। हाँ सॉरी, यहाँ पे नीचे प्लस आएगा। तो ये अपने को फॉर्मूला पता चल गया, यानी कि अगर मान लो स्लोप पता है मेरे को, तो m2 माइनस एम वन अपॉन 1 प्लस m1 m2 ये लिख सकते हैं अपन। लेकिन अब ये वाली जो क्वांटिटी अपन ने लिखी है m2 माइनस एम वन अपॉन 1 प्लस m1 m2, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है क्या किसी को? यहाँ तक तो क्लियर है ना? यस सर। बोलो। सर अब ये जो क्वांटिटी निकालेंगे अपन m2 माइनस एम वन अपॉन 1 प्लस m1 m2, तो एक बात समझना कि इतना तो पक्का है कि ये जो थीटा की अपन बात कर रहे हैं ये 0 से 90 के बीच की बात करेंगे, क्योंकि दो एंगल बन रहे हैं ना, एक तो ये है, एक ये 0 से 90 नहीं सॉरी 0 से 180 के बीच में ही बात करेंगे। थीटा की जो वैल्यू है 0 से 180 के बीच में ही हो सकती है ना, इतना हो सकता है, ज्यादा से ज्यादा इतना बढ़ जाएगा और ये फाई बिल्कुल छोटा बन जाएगा। मान लो इस तरीके के एंगल बन रहे हैं लाइन के बीच में, इस तरीके के बिल्कुल ही, ठीक है ना। तो अगर मैं इसको थीटा मानूं तो ये थीटा बहुत ज्यादा बड़ा हो सकता है, लेकिन फाई भी कुछ ना कुछ तो रहेगा ही रहेगा, तो 179.99 हो सकता है। तो थीटा की जो वैल्यू है वो 0 से 90 के बीच में ही है। तो एक बात समझ जाना, 0 यानी कि थीटा जो है वो 0 से 90 के बीच में है। तो अगर ये टेन थीटा की वैल्यू पॉजिटिव है और एक बार टेन थीटा की वैल्यू नेगेटिव है, तो इनसे क्या कंक्लूजन निकाल सकते हो? तो टेन थीटा की वैल्यू पॉजिटिव है तो थीटा क्या होगा? इतना तो तुम्हें पता है कि थीटा जो है 0 से 180 के बीच में कुछ ना कुछ होगा। लेकिन अगर टेन थीटा की वैल्यू पॉजिटिव है तो इसका मतलब क्या हो? टेन थीटा की वैल्यू नेगेटिव है तो इसका मतलब क्या निकलेगा बताओ? सर अगर बोलो। पॉजिटिव है तो एक्यूट एंगल है। हाँ, और नेगेटिव है तो बोलो नहीं हरिका। भाई टेन थीटा की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है और आपको पता है कि थीटा 0 से 180 के बीच में होता है, तो दो ही तो क्वाड्रेंट की बात हो रही है यहाँ पे, फर्स्ट क्वाड्रेंट की और सेकंड क्वाड्रेंट की। तो अगर टेन थीटा पॉजिटिव आ रहा है इसका मतलब थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहा होगा तभी पॉजिटिव आ सकता है, यानी कि थीटा जो 0 से 90 के बीच में एक्यूट एंगल है। और अगर ये नेगेटिव आ रहा है, नेगेटिव कहाँ पे आता है? जीरो फर्स्ट और सेकंड में, यहाँ पे आता है, तो इसका तो मतलब थीटा सेकंड डेफिनेटली एक क्वाड्रेंट में। ऑब्ट्यूज एंगल रहा होगा। तो यहाँ से एक कंक्लूजन निकाल सकता हूं मैं। और यहाँ पे अपना जो टेन थीटा है ये पॉजिटिव और नेगेटिव आना किस पे डिपेंड करता है? इसी पे तो डिपेंड करता है ये जो क्वांटिटी अपन ने लिखी है m2 माइनस एम वन अपॉन 1 प्लस m1 m2, कि अगर ये वाली यस सर। क्वांटिटी एलएच आरएचएस में जो लिखी हुई है पॉजिटिव आ गई, तो इसका मतलब ये जो थीटा है मेरा वो एक्यूट एंगल है। और अगर ये वाली क्वांटिटी जो है ये नेगेटिव आ गई तो जो थीटा निकल के आया है आपका वो ऑब्ट्यूज एंगल है। अच्छा एक बात बताना, जब थीटा निकल जाएगा तो फाई निकालने में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। मान लो अगर थीटा जो है वो 30 डिग्री आ गया लेट सपोज, तो फाई कैसे निकालेंगे? 180 में से माइनस कर देंगे, उसको अलग से फॉर्मूला थोड़ी बनाएंगे उसका, ठीक है ना। यस सर। और इसी तरीके से अगर थीटा 150 है तो फाई में से माइनस कर दो, सॉरी वन थीटा में 180 में से माइनस कर दो थीटा को, तो इस तरीके से निकल जाएगा। फिलहाल अपन बात ये कर रहे हैं कि ये जो थीटा एक्यूट आएगा या इसमें ओरिएंटेशन अपन ने ऐसा बनाया है इसलिए हो सकता है ये थीटा तुम्हें ऐसा दिख रहा हो। लेकिन मान लो अगर मैं ऐसा बनाता डायग्राम, जो अपना थीटा बन रहा है वो ज्यादा बड़ा बनता, इस तरीके का बना देता, ये थीटा होता मेरा, तो ये थीटा ऑटोमेटिकली फिर ये वाली जो क्वांटिटी है वो नेगेटिव आ जाती, ये वाली सारी चीज ये ऑटोमेटिकली ये वाला काम कर देगा जो अपन फॉर्मूला लगाएंगे। तो ये फॉर्मूला तो यही है m2 माइनस एम वन अपॉन 1 प्लस m1 m2, m2 माइनस एम वन अपॉन 1 प्लस m2 m1। लेकिन अगर ये वाली क्वांटिटी m2 माइनस एम वन अपॉन 1 प्लस m2 m1 ये वाली क्वांटिटी अगर पॉजिटिव आ जाती है तो थीटा आपका एक्यूट एंगल होगा। अगर ये वाली क्वांटिटी नेगेटिव आ जाती है तो थीटा आपका ऑब्ट्यूज एंगल होगा। और एक निकल के आ जाता है तो दूसरा फाई जो आप बात कर रहे हो कि दो एंगल बनते हैं, तो ये वाला एंगल निकालने में कोई प्रॉब्लम ही नहीं होती है। एक्यूट होगा तो दूसरा वाला ऑब्ट्यूज निकल के आ जाएगा, ये वाला ऑब्ट्यूज होगा तो ये वाला एक्यूट निकल के आ जाएगा 180 में से माइनस करने पे। ये बात क्लियर है आप लोगों को? बोलो। यस सर। यस सर। तो ये फॉर्मूला अपने को यूज करना है। अब इसके बारे में अपन ये जो मैंने कहा है केस लिख लेंगे अपन कि अगर m2 माइनस एम वन अपन ये आरएचएस जो है ये अगर पॉजिटिव है तो थीटा आपका एक्यूट एंगल होगा, अगर नेगेटिव है तो थीटा आपका ऑब्ट्यूज एंगल होगा। ये वाली चीज अपन लिखेंगे अभी नेक्स्ट केस बना के, इसका लो स्क्रीनशॉट, तो ये फॉर्मूला आएगा अपने पास में। ले लिया स्क्रीनशॉट? चलो
अब देखो केस 1 ना, यहाँ पे दो नोट लिख देते अपन। नोट है, फर्स्ट नोट है इफ m2 माइनस m1, या फिर उल्टा भी है ना, उल्टा भी हो सकता है कि अगर इस तरीके से भी चल सकते हैं अपन कि अगर मान लो थीटा एक्यूट है तो m2 माइनस m1 ये पॉजिटिव आएगा इस तरीके से, m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m2 m1 is positive, then theta will be an acute angle. अगर पॉजिटिव है तो एक्यूट एंगल। सेकंड, इफ m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m2 m1 is negative, then theta will be an obtuse angle. obtuse एंगल, ठीक है ना। तो थीटा इस पे m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2 पे डिपेंड करता है। एक और चीज मैं यहाँ पे लिख दूं, थर्ड, कि इफ, हाँ ये लिख देता हूं कि जो अगर थीटा निकल के आ जाएगा तो फाई निकलने में कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। फाई इक्वल टू 180 माइनस थीटा। कितने एंगल बनते हैं? दो एंगल बनते हैं। अगर न्यूमेरिकली बात करें तो दो लाइन के बीच में दो एंगल बनते हैं। अलग अलग की बात करें तो वैसे तो चार एंगल बनते हैं, दो पेयर बनते हैं, लेकिन डिफरेंट डिफरेंट क्वांटिटीज की बात करें तो दो एंगल बनते हैं, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट लो। अच्छा एक और चीज लिख लेना, वो जो अपन ने फॉर्मूला लिखा है ना, वो जो फॉर्मूला लिखा था ना तुमने, tan थीटा इक्वल टू m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m2 m1, इसके साथ में कंडीशन लिख लेना कि जो डिनोमिनेटर है m2 m1 ये जीरो नहीं होना चाहिए। 1 प्लस m2 m1 ये जीरो नहीं होना चाहिए। अगर जीरो होगा तो क्या हो जाएगा फिर ये बोलो? अगर ये जीरो हुआ डिनोमिनेटर तो क्या होगा? राइट हो जाएगा। हाँ नॉट डिफाइंड हो जाएगा ना ये वाला टर्म, ये जो टर्म है ये नॉट डिफाइंड हो जाएगा। तो ये फॉर्मूला जब अपन यूज करेंगे। अच्छा अगर ऐसे भी सोच सकते हैं कि अगर मान लो 1 प्लस m2 m1 जीरो हो जाए तो यहां से m2 m1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? -1 हो जाएगी। इसका मतलब क्या है? अगर m2 m1 इक्वल टू -1 है तो इसका मतलब क्या है? सर लाइंस परपेंडिकुलर है। लाइंस परपेंडिकुलर है। और वैसे भी अपने को पता चल जाता है कि अगर ये वाली चीज इनफाइनाइट है, यानी कि tan थीटा की वैल्यू इनफाइनाइट है, और इनफाइनाइट कब होती है? 90 डिग्री पे होती है, 90 के ओड मल्टीपल पे। तो यहाँ से अपन आइडिया लगा सकते हैं। लेकिन इन जनरल अगर अपन फॉर्मूला यूज करेंगे तो यहाँ ये कंडीशन चलेगी कि 1 प्लस m2 m1, मैथमेटिक्स में हमेशा डिनोमिनेटर जीरो नहीं होता, ये वाली कंडीशन चलती रहेगी जहां पे भी फॉर्मूले दिखेंगे। तो 1 प्लस m2 m1 इज नॉट इक्वल टू जीरो, उसी फॉर्मूले में लिख लेना आप लोग, ठीक है। अब क्या हो अगर मेरे को केवल ये चाहिए, देखो मैक्सिमम टाइम होता भी ऐसा है कि अपन जो है वो एक्यूट एंगल पे ही फोकस्ड है ना, कि जो आपको एंगल पूछेगा इन जनरल अगर मान लो पूछता है तो एंगल जो है वो एक्यूट एंगल से ही सेंस होता है उसका, तो एक्यूट एंगल ही निकालना है मेरे को। तो क्या करूं मैं कि ये जो फॉर्मूला है मेरे पास में tan थीटा का, जो भी फॉर्मूला है m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2 m1, ये वाला फॉर्मूला ही यूज करना है मेरे को। बट मैं चाहता हूँ कि जो एंगल निकले ना मेरा थीटा, ऐसा जरूरी मान के मत चलना थीटा तो थीटा एंगल है कोई भी ना। अब मैं चाहता हूँ कि थीटा एक्यूट ही निकले मेरा, ऑब्ट्यूस एंगल जो है वो नहीं निकले, मतलब जो जिनमें से जो भी छोटा हो वो वाला निकल के आए ऑटोमेटिकली। तो मैं क्या करूँ कि ये जो क्वांटिटी है राइट साइड में पॉजिटिव आए मेरी हमेशा, ताकि भाई एक एंगल जो भी आ जाएगा एक्यूट तो उसमें से बड़ा वाला ऑब्ट्यूस तो वैसे भी निकाल देता हूँ मैं 180 में से माइनस करके। तो मैं चाहता हूँ कि ये जो आरएचएस में टर्म लिखा हुआ है वो हमेशा ही पॉजिटिव रहे। तो क्या कर सकते हैं फिर अपन? मॉड्यूलस सर। मोड लगा देंगे इसके। भाई ये वाली क्वांटिटी मेरे को
m2 m1 ये तो क्वांटिटीज है, स्लोप है, इनको तो चेंज कर नहीं सकता। इसका तो जो वैल्यू आनी है पॉजिटिव या नेगेटिव वो तो आएगी आएगी, बट मैं चाहता हूँ कि ये जो रिजल्ट जो भी रिजल्ट आए ना, भाई फर्क कितना सा हो रहा था। मान लो अगर इस वाली क्वांटिटी की वैल्यू +2 आ रही थी या फिर -2 आ रही थी या फिर +3 या -3 आ रही थी, भाई अगर इसकी वैल्यू +2 है तो ये पॉजिटिव एंगल जो है वो एक्यूट हो जाता है, अदरवाइज ऑब्ट्यूज होता है। यानी कि न्यूमेरिकल वैल्यू में थोड़ी चेंज है ना। इसका मतलब अगर मैं इसका मोड ले लूं तो पॉजिटिव में चेंज हो जाएगा, पॉजिटिव में चेंज हो जाएगा तो आपके पास में जो एंगल आ रहा था वो कौन सा आने लग जाएगा, एक्यूट। कौन सा एंगल आ जाएगा, एक्यूट एंगल आ जाएगा। यस ठीक है ना? सर। हमेशा इस वाले फॉर्मूले को आप मॉड्यूलस लगा के यूज कर लेंगे, ताकि उससे होता क्या है कि आपके पास में एक्यूट एंगल ही आ जाता है और मैक्सिमम टाइम वो एक्यूट एंगल ही पूछता है। ऑब्ट्यूज पूछेगा साथ में तो 180 में से माइनस कर देंगे जो भी आएगा मोड लगाने के बाद में। तो इसीलिए अपन यहां लिखे अपन if we want to obtain acute angle always, तो tan theta equal to modulus of m2 minus m1 अपॉन 1 प्लस m2 m1, ये वाला फॉर्मूला आपका रहेगा और ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, जहां पे 1 प्लस m2 m1 की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। और इस वाले फॉर्मूले से दोनों एंगल आ जाएंगे, एक बार तो एक्यूट आ जाएगा, फिर 180 में से माइनस कर देंगे तो फिर दूसरा वाला आ जाएगा। और फाई कैसे आ जाएगा, फिर फाई मतलब अपन अभी अपन मान के चल रहे हैं कि थीटा में हमेशा एक्यूट को ही बोल रहा हूँ, इस कंडीशन में मैं थीटा हमेशा एक्यूट को ही बोल रहा हूँ। ठीक है, तो फाई हो जाएगा 180 माइनस थीटा। ये वाली बात समझ में आई क्या आप लोगों को, मॉड्यूलस क्यों यूज किया अपन यहाँ पे, ताकि इससे एक टेंशन खत्म होने लग जाएगी मेरी कि जो एंगल आएगा वो हमेशा ही एक्यूट ही आएगा। मान लो अंदर वाली क्वांटिटी -2 आ रही थी तो उसको पॉजिटिव कर देगा +2 में, फिर ये एंगल एक्यूट आ जाएगा और उसको 180 में से माइनस कर दूंगा मैं। अरे ये चीज क्लियर है, अपन ने मोड क्यों लगाया यहाँ पे, बोलो। ठीक है ना, इससे दोनों चीजें निकल जाएगी अपनी। तो ये वाला फॉर्मूला अपन यूज करते हैं इसलिए, है ना। अब एक और चीज याद रखो, m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m2 m1। तो जब मैं मॉड्यूलस लगा ही रहा हूं, वैसे तो ये याद रखो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन क्योंकि इस ये वाला फॉर्मूला याद रखना ज्यादा इजी होता है थोड़ा, कि m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। भाई आप तो मोड लगा ही रहे हो ना, ये वाली क्वांटिटी पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो तो मोड लग ही रहा है, तो इस वाले फॉर्मूले को स्विच भी कर सकते हैं अपन, m1 माइनस m2 अपन 1 प्लस m1 m2 इस तरीके से भी याद रख सकते हैं अपन, एक ही बात है। बोलो क्लियर है? यस सर। ठीक है ना, तो ऐसे याद रखो, ऐसे याद रखो, एक ही बात है, बस आपको मोड लगाना है। और वैसे भी अगर इसी वाले में इसको मैं L2 बोल दूंगा, इसको L1 बोल दूंगा तो कोई फर्क थोड़ी पड़ेगा, चीजें तो सेम ही आती। m1 माइनस m2 अपन 1 प्लस m1 m2 या फिर m2 माइनस m1 अपन 1 प्लस m2 m1 मॉड्यूलस लगा देंगे तो हमेशा एक्यूट एंगल मिल जाएगा। और बड़ा वाला निकालना है ऑब्ट्यूज एंगल तो 180 में से माइनस कर देंगे, सिंपल सी चीज है। प्रोवाइडेड 1 प्लस m1 m2 इक्वल टू नॉट इक्वल टू 0, अगर ये इक्वल टू 0 है तो फिर m2 m1 इक्वल टू -1 हो जाएगा। और प्रोडक्ट -1 है, इसका मतलब जो लाइन है वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। ठीक है ना, तो ये वाला फॉर्मूला अपन यूज करेंगे। इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर एक क्वेश्चन करते हैं। अच्छा एक बात समझना, एक चीज मैं आपको पूछता हूँ कि ये एक लाइन है मेरे पास में, एक स्ट्रेट लाइन है L। मैं आपको एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि L2 से L से स्ट्रेट लाइन L से 30 डिग्री एंगल बनाने वाली एक लाइन चाहिए मेरे को। क्वेश्चन ध्यान से सुनेंगे आप लोग। स्ट्रेट लाइन L से 30 डिग्री एंगल बनाने वाली लाइन चाहिए मेरे को। जितनी भी इस बोर्ड पे बना सकते हो इससे 30 डिग्री एंगल बनाने वाली लाइन वो बनानी है। तो कितनी लाइन पॉसिबल है इसी?
इस पॉइंट से पास होनी है दोनों लाइन, है ना। ये भी मान लेते हैं कि ये जो दोनों लाइन हो इस वाले पॉइंट से पास होनी है, कंडीशन है, इस वाले पॉइंट से पास होनी है उसको। कितनी लाइन पॉसिबल है जो इसके साथ में 30 डिग्री का एंगल बनाए? थोड़ा और क्लियर करने के लिए मैं आपके सामने एक लाइन बना के बता दूं कि जैसे ये वाली लाइन है, ये जो L1 लाइन है इसने इसके साथ में 30 डिग्री का एंगल बनाया। किस लाइन के साथ में? अपनी जो काम गिवन लाइन है उसको मैं थोड़ा हाईलाइट कर देता हूं ताकि आपको ध्यान रहे। ये वाली लाइन गिवन है, इसके साथ में 130 डिग्री एंगल बनाने वाली लाइन चाहिए, एक बना दी। क्या और कोई लाइन ऐसी पॉसिबल है जो इसके साथ में 30 डिग्री का एंगल बना? बोलो बोलो। आवाज नहीं आ रही। देखो ये वाली लाइन तो इस तरफ बनाई है, ये वाला एंगल कितना है? ये वाला तो 150 है, लेकिन अगर मैं L1 की तरह ही ये वाली लाइन इधर की तरफ भी बना दूं, एक लाइन ऐसी L2, तो ये भी 30 डिग्री का एंगल बन सकता है ना यहाँ पे। तो दो लाइन हो सकती है ऐसी। यस सर। किसी भी एक लाइन के साथ में सेम एंगल बनाने वाली दो लाइन हो सकती है, ध्यान रखना हमेशा। एक एंटी क्लॉकवाइज घूमने पे बनेगी, एक क्लॉकवाइज घूमने पे बनेगी। इससे अगर एंटी क्लॉकवाइज जाओगे तो 30 डिग्री पे एक लाइन मिलेगी इससे, और किसी एक पॉइंट से पास होने वाली। अदरवाइज तो बहुत सारी हो सकती है फिर इनके पैरेलल में, है ना। तो अब एक बात समझना कि इनकी दोनों की स्लोप तो अलग अलग होगी ना, N1 और L2 की। L1 और L2 की स्लोप अलग अलग होगी, ठीक है ना। तो इसी पे बेस्ड अपन एक एग्जांपल कर रहे हैं। बस आपको ये पिक्चर क्लियर कर रहा था कि किसी भी एक गिवन लाइन से गिवन एंगल बनाने वाली दो लाइन पॉसिबल है ऐसी, एक पॉइंट से पास होने वाली है ना। अदरवाइज मान लो इन जनरल तो कई सारी हो सकती है, इसके पैरेलल में जितनी भी लाइन बनाता जाऊंगा वो सारी इससे 30 डिग्री एंगल बनाती जाएगी। जैसे एक क्वेश्चन करते हैं अपन, एग्जांपल भी है, अगर ऐसा क्वेश्चन मिल जाता है बुक का तो वो देखते हैं। देखो एग्जाम्पल 2 है आपकी बुक का। बुक है क्या तुम सब लोगों के पास में? बुक है तो क्वेश्चन लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बोलो बुक है क्या? यस सर। देखो क्वेश्चन एग्जाम्पल 2 देखो इसमें बुक में एग्जाम्पल देखो। इफ एंगल्स बिटवीन टू लाइन इज π/4, यानी कि दो लाइन के बीच का जो एंगल है वो दे रखा है, यानी कि थीटा दे रखा है एक तरीके से π/4, ठीक है ना। दो लाइन के बीच में एंगल दे रखा है अपने को। अब बोल रहा है कि द स्लोप ऑफ वन लाइन, किसी एक लाइन का स्लोप दे रखा है अपने को। एक लाइन का स्लोप जो है वो दे रखा है, m1 की वैल्यू मान लेते हैं, ये दे रखा है अपने को 1/2। देन फाइंड द स्लोप ऑफ द अदर लाइन। तो ये वही वाला काम हो गया कि एक लाइन दे रखी है तुम्हें, 1/2 स्लोप वाली एक लाइन दे रखी है, L लाइन। तो इस लाइन के साथ में π/4 एंगल बनाने वाली कितनी लाइन हो सकती है? बोलो। दो लाइन हो सकती है, ठीक है ना। π/4 एंगल बनाने वाली एक तो इधर बन सकती है, ये π/4 हो सकता है, और एक लाइन इधर बन सकती है। तो इसका मतलब जब m1 तो तुम इसको मान रहे हो, m1 जो गिवन है उसकी स्लोप 1/2 है, और थीटा तुम मान रहे हो इनके बीच में एंगल होना चाहिए 5, किसका? इस लाइन में, और दूसरी जो निकालोगी उसकी स्लोप। तो ऐसी दो लाइन पॉसिबल है। तो अगर तुम m2 की वैल्यू जो अननोन है इसकी वैल्यूज निकालोगे तो कितनी आनी चाहिए, कितनी वैल्यूज आनी चाहिए m2 की? दो आनी चाहिए, क्योंकि दो लाइन है। बोलो। यस सर। ठीक है, तो इसी पे बेस्ड है वाला क्वेश्चन कि दो लाइन है, ये वाली पिक्चर तो क्लियर कर दी। अब अपन फॉर्मूला यूज करके इसको क्वेश्चन को करते हैं। और m2 को मैंने m2 ही रहने दिया है, इसकी वैल्यू आपको निकालनी है ना। m2 आपको निकालना है। गिवन है कि दो लाइन है जिनके बीच में, इससे कंफ्यूज मत हो ना, दो लाइन कौन से दो लाइन की बात कर रहा है ये,
कि अगर ये वाली आपकी गिवन है, इसके साथ में इसको ले रहे हो तो ये दोनों हो गई, इसको नहीं ले रहे हो दूसरी को ले रहे हो तो ये दोनों हो गई। इस तरीके से दो लाइन है जिनके बीच में एंगल π/4 और पहली वाली लाइन का स्लोप 1/2 है, तो दूसरी वाली लाइन का स्लोप क्या होगा वो निकालो, जितने भी पॉसिबल रिजल्ट हो निकाल दो। तो अपन निकालते हैं यहाँ पे। अपन जानते हैं कि tan थीटा इज इक्वल टू मॉडुलस का यूज ही इसलिए करते हैं कि दो रिजल्ट पॉसिबल है तो दो रिजल्ट ही मोड भी देगा अपने को यहाँ पे। देखो फॉर्मूला होता है m1 - m2 अपॉन 1 + m1 m2। बोलो। π/4 हाँ यहाँ आ जाएगा tan π/4 इक्वल टू मॉडुलस ऑफ m1, m1 कितना है 1/2, m2 आपको निकालना है 1 + 1/2 इंटू m2। इसकी वैल्यू कितनी होती है tan π/4 की? 1 1 1 होती है, तो ये हो गया 1 इक्वल टू 1/2 माइनस m2 अपॉन 1 + 1/2 m2। अब अपन ये अगर मॉडुलस हटाए तो क्या होगा बताओ, इधर वाला अगर अपन मोड हटाना चाहें तो क्या होता है? सर प्लस माइनस दोनों साइन आ जाएंगे। ये वाले साइन आ जाएंगे यहाँ पे, है ना, इधर लगा दो इधर लगा दो, एक ही बात है, इन इस पे लगा दो प्लस माइनस में। यही तो चीज होती है ना कि भाई अगर x की वैल्यू 5 है मॉडुलस x की, तो x की वैल्यू +-5 दोनों इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दिए। सामने वाले पे प्लस माइनस लगा दो, यही किया अपन, इधर वाले पे प्लस माइनस लगा दिया। एक बार पॉजिटिव लेके m2 की वैल्यू निकाल दी, एक बार नेगेटिव लेके m2 की वैल्यू निकाल दी, तो दो वैल्यूज आएगी अलग अलग, इसको तो तुम कर ही लोगे। अच्छा एक और चीज समझना बात को कि अगर, काफी इंपॉर्टेंट चीज है ना ये वाली चीजें, जो सारी में लिखवाता नहीं, उनको दिमाग में ज्यादा बिठाने की जरूरत है तुम्हें, जो लिखवाता नहीं, क्योंकि लिखी हुई तो लिखी हुई है नोट्स में। एक बात समझो कि अगर ये वाला एंगल तुम्हें दिया होता 3π/4, तो क्या फिर ये जो फॉर्मूला है वो लिखना जायज है, m1 - m2 अपॉन 1 + m1 m2? बोलो। अगर एंगल 3π/4 दिया हुआ है तो क्या ये फॉर्मूला भी यूज करता फिर? बोलो जल्दी से आंसर दो। अच्छा एक बात बता दो, ये tan 3π/4 लिखता है यहाँ पे, तो tan 3π/4 की वैल्यू पॉजिटिव आती है नेगेटिव आती है? बोलो। सर नेगेटिव। नेगेटिव आती है। तो अगर तुमने इधर मॉडुलस लिखा है तो इसका मतलब फिर तुमने तो ये मान के चला है कि मोड की वैल्यू नेगेटिव आती है, तो ये पॉसिबल ही नहीं है। तो क्या करो, अगर एंगल 90 से बड़ा दिया हो ना ऑब्ट्यूज एंगल, तो उसको पहले एक्यूट में कन्वर्ट कर दो। एक्यूट में कैसे कन्वर्ट करोगे, 180 में से माइनस कर दो उसको 3π/4 को, कितना बचेगा π/4 बचेगा। अब इस π/4 के साथ में यूज करना है। अरे अभी लिखवाया तो था कि अगर ये वाला फॉर्मूला कब वैलिड होता है, जब एक्यूट एंगल के लिए, अगर ऑब्ट्यूज दे रखा है तो 180 में से माइनस कर दो, यानी कि आपको फाई दे रखा था एक तरह से, तो फाई में से थीटा पर तक पहुंचने के लिए 180 में से माइनस कर दो, तो ये वाला जो एंगल है वो हमेशा क्या होना चाहिए यहाँ पे, फिर वापस सेम टू सेम प्रोसीजर आगे पूरी, ठीक है ना। और ये वाली बात भी आपको समझ में आ गई होगी कि m2 की दो वैल्यूज क्यों आ रही है, क्योंकि ऐसी दो लाइन पॉसिबल है, किसी एक गिवन लाइन के साथ में दो लाइन पॉसिबल है। अगर पर्टिकुलर मान लो इधर वाला एंगल बन जाएगा एक तो ऊपर, और एक एंगल बन सकता है नीचे, गिवन एंगल 30 डिग्री ऊपर 30 डिग्री नीचे, क्लॉकवाइज घूमने पे और एंटी क्लॉकवाइज घूमने पे, ठीक है ना। पिक्चर क्लियर है थोड़ी और? अब अपन बात करते हैं कोलिनियरिटी ऑफ 3 पॉइंट की स्ट्रेट लाइन के कंसेप्ट में। कितनी कोलिनियरिटी के तरीके अपने पढ़े अगर 10th क्लास से बात करें तो 10th क्लास में एक अपने मेथड आता है AB प्लस, अभी भी आया था 3D में भी, AB + BC = CA अगर हो जाता है, या इनमें से कोई भी तीन जो बनते हैं उनमें से कोई भी एक अगर ट्री हो जाता है तो फिर लाइन कोलिनियर होती है। एक अभी अपने जो स्ट्रेट लाइन की स्टार्टिंग में देखा था कोलिनियरिटी का कंसेप्ट, वो क्या था बोलो। इसी चैप्टर के स्टार्ट में अपन ने कोलिनियरिटी का कोई कंसेप्ट देखा था, वो क्या था, कैसे निकालते हैं बोलो। सर वो जो एरिया ऑफ ट्राइंगल वाला फॉर्मूला होता है उसे 0 के इक्वल कर देते हैं। एरिया ऑफ ट्राइंगल को 0 कर देते हैं ना, ये वाला फॉर्मूला था 1/2 x1 y2 - y3 प्लस x2 y3 - y1 प्लस x3 y1 - y2। ये वाला जो फॉर्मूला है इसमें ट्राइंगल को एरिया 0 हो जाएगा तो लाइन कोलिनियर पॉइंट हो जाएंगे। अगर स्लोप की हेल्प से निकालना हो तो कैसे करते हैं वो समझते हैं। ये वाला क्वेश्चन नोट करना चाहो तो, वरना तुम्हारे बुक में ही सॉल्यूशन है इसका ना, उससे कर लेना। बस ये वाली चीज बतानी थी कि अगर मान लो एक लाइन दे रखी हो, उसकी स्लोप दे रखी हो, एक दूसरी लाइन बनानी है,
जिसकी स्लोप आपको निकालनी है, जो पर्टिकुलर एंगल बना रही है, तो ऐसी दो लाइन पॉसिबल है। और ये वाला थीटा के साथ मॉडुलस वाला फॉर्मूला यूज करेंगे तो थीटा को अपने आप पहले आप एक्यूट एंगल में कन्वर्ट कर ले, अगर दिया हुआ नहीं है तो भी। कोलिनिटी ऑफ 3 पॉइंट्स। अब बात करेंगे स्लोप की हेल्प से। ऑफ 3 पॉइंट्स। एक बात समझो कि अगर दो लाइन की स्लोप इक्वल होती है तो इससे अपन क्या कंक्लूजन निकालते हैं? अगर मान लो ये दो लाइन है L1 और ये एक लाइन है L2, इन दोनों की स्लोप इक्वल है, M1 है इसकी स्लोप M2 है। अगर इनकी स्लोप इक्वल है M1 इक्वल टू M2, तो इससे क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं अपन लाइन के बारे में? सर कि ये दोनों लाइन पैरेलल है। दोनों लाइन पैरेलल होगी, ठीक है ना, दोनों लाइन जो है एक दूसरे के पैरेलल होगी। अगर मैं ये तुम्हें बोलूं कि L1 और L2 दे रखा है मैंने क्वेश्चन में, L1 L2 जो है उनकी स्लोप M1 M2 है, मतलब पैरेलल है, इक्वल है, यानी कि पैरेलल है। और साथ साथ में ये भी बोलूं कि L1 और L2 जो लाइन है ना, वो उनमें एक पॉइंट कॉमन भी है, दोनों जो है वो एक फिक्स पॉइंट से पास करती है, तो एक दूसरे से पैरेलल भी है और एक पॉइंट से पास करती है, तो दोनों लाइन एक ही हो जाएगी, कोलिनियर हो जाएगी, ठीक है ना। मैं ये बोलूं तुम्हें कि एक दे रखा है ए बी, एक लाइन सेगमेंट है ए बी और एक और लाइन सेगमेंट है ए सी, और यहां पे दे रखा है आपको कि स्लोप ऑफ ए बी इज इक्वल टू स्लोप ऑफ ए सी है, तो ये पैरेलल तो है ही ए बी और ए सी, बट क्योंकि ए पॉइंट इसमें भी आ रहा है, ए पॉइंट इसमें भी आ रहा है, तो दो लाइन में अगर एक पॉइंट कॉमन हो दो लाइन सेगमेंट में और वो पैरेलल भी हो, तो ऐसा तो हो नहीं सकता है। अगर मान लो इस तरीके से एक पॉइंट कॉमन है और वो अगर पैरेलल नहीं है तो फिर इंटरसेक्ट करेगी, फिर पैरेलल नहीं होगी, कुछ और एंगल होगा। अगर वो पैरेलल है एक दूसरे के और पॉइंट भी कॉमन है तो वो क्या हो जाएंगे, फिर पॉइंट कोलिनियर हो जाएंगे। तो तरीका ये होता है कि मान लो लाइन सेगमेंट दे रखा है, तो लाइन सेगमेंट की जो दो लाइन सेगमेंट है उनकी स्लोप इक्वल होनी चाहिए और दोनों में एक पॉइंट कॉमन होना चाहिए। तो इसका रीजन में ये लिख सकता था यहाँ पे कि 3 पॉइंट अगर आपको कोलिनियर बताने हैं, एबीसी, इनके कोऑर्डिनेट दे रखे होंगे, एबीसी को कोलिनियर बताना हो तो ऐसे बता दो, स्लोप ऑफ एबी इक्वल टू स्लोप ऑफ बीसी बट द पॉइंट बी इज कॉमन, देयरफॉर एबीसी आर कोलिनियर। ये बात क्लियर हो गई आपको? कंसेप्ट क्या है इसके पीछे, बोलो। यस सर। अब आपको क्या करना है, ये जो आपकी बुक में ही दिया हुआ है यही आपको इसका ही यही लिखना है नोट्स में। छोटा सा ये जो स्टेटमेंट लिखा हुआ है इसको बोर्ड पे लिखने का कोई सेंस नहीं है। अगर बुक है तो 10.2.4 को जो मैं रीड आउट कर रहा हूँ एक बार, वी नो दैट स्लोप ऑफ टू पैरेलल लाइंस इक्वल इफ टू लाइंस हैविंग द सेम स्लोप पास थ्रू ए कॉमन पॉइंट देन टू लाइन विल कोइंसाइड। अगर सेम पॉइंट से पास करती है तो दोनों लाइन कोइंसाइड करेगी। हेंस इफ ABC आर 3 पॉइंट्स इन XY प्लेन देन दे विल लाई ऑन द सेम लाइन। इस तरीके से तीनों जो है वो कोलिनियर हो जाएंगे। तो कोलिनियर का एक और कंसेप्ट अपने पास में आ गया। 3 पॉइंट दे रखे हो PQR कोलिनियर है, ये प्रूव करना है तो आप क्या करो, स्लोप ऑफ PQ और स्लोप ऑफ QR, एक पॉइंट कॉमन आना चाहिए दोनों में, स्लोप ऑफ PR इज इक्वल टू स्लोप ऑफ PQ, तो भी कोलिनियर हो जाएंगे, ठीक है ना भाई। स्लोप इक्वल होना तो ये बताता है कि पैरेलल है और पॉइंट कॉमन है, इसका मतलब पैरेलल लाइन में एक पॉइंट कॉमन है तो डेफिनेटली फिर वो एक ही लाइन है, कोइंसाइड करेगी। ऐसा हो सकता है कि दो लाइन पैरेलल भी नहीं हो, सॉरी पैरेलल भी हो और उनमें एक पॉइंट कॉमन हो और वो एक लाइन से नहीं गुजरे, ऐसा हो ही नहीं सकता ना। ऐसा तो हो नहीं सकता ये वाला पॉइंट यहाँ पे भी है, ये वाला पॉइंट यहाँ पे भी है, ऐसा थोड़ी पॉसिबल है। एक फिक्स पॉइंट तो एक ही होगा ना, ए पॉइंट तो। अरे वाला कंसेप्ट क्लियर है क्या आपको? यस सर। एक मिनट, अगर आप लोगों के पास बुक नहीं है तो मैं PDF शेयर करूं। सब लोगों के पास है क्या बुक? है सर। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लेना आप। वो ये जो लिखा स्क्रीनशॉट क्या मतलब, ये जो बुक में लिखा हुआ है ना कोलिनिटी ऑफ 3 पॉइंट्स, ये नोट कर लेना, ये डायग्राम बना के, ठीक है ना। तो कोलिनिटी चेक करने का ये तरीका है कि स्लोप ऑफ AB इक्वल टू स्लोप ऑफ AC, और लिख देंगे कि सिंस AB AC का स्लोप का इक्वल होना ये बताता है कि AB AC पैरेलल है बट ए पॉइंट कॉमन भी है, तो लाइन तीनों पॉइंट एक दूसरे के कोलिनियर हो जाएंगे।
अब आप लोग एग्जाम्पल 4 ट्राई करेंगे और इस चैप्टर के 10.1 एक्सरसाइज 10.1 के सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे, ठीक है ना। क्लास एंड करता ओके हूँ। सर। क्वेश्चन करना दीपक। यस सर।